अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा 9th फिज़िक्स के लेक्चर की सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर हमने पढ़ना है उन इक्विपमेंट के बारे में जो कि लेंथ की मेजरमेंट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम स्टैंडर्ड ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम उन इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिनके ज़रिए से हम मास को कैलकुलेट करते हैं। तो आज के ऑब्जेक्टिव्स पहले हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वन बाय वन उनको डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा आज 9th फिज़िक्स के लेक्चर्स की सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स फॉर टुडेज लेक्चर, वो क्या क्या हैं। पहले हमें उन इक्विपमेंट या उन डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है जो हम इस्तेमाल करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। सेकंड जो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव होगा वो हम स्टैंडर्ड ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे और जो थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो फिर वही है कि हम उन इक्विपमेंट के बारे में आपको पढ़ाएंगे जिनके ज़रिए से हम लोग मास को मेजर करते हैं। तो ये हमारे आज के 3 बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो कौन सा इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए से हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं। तो आपको याद होगा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ा था और स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास अगर आपको याद हो लाइट की स्पीड से हमने जो है वो लेंथ के स्टैंडर्ड को डिराइव किया था। हमने कहा था 1 मीटर वो फासला होता है जो कि लाइट वेव्स कवर करती हैं 1/299792458 ऑफ अ सेकंड में, ठीक है ना। यानी इतना छोटे टाइम के अंदर लाइट जो फासला कवर कर लेती है उसको हमने 1 मीटर कहा था, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लेक्चर नंबर 2 को जाके पहले विजिट कर लें, उसके बाद फिर ये लेक्चर नंबर 3 आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। तो दूसरी बात खैर मैं ये बता रहा था कि लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास या लेंथ को मेजर करने के लिए जो हमारे पास 3 बड़े इक्विपमेंट मौजूद हैं हमारे कोर्स के मुताबिक, उनमें जो पहला इक्विपमेंट है हमारे पास वो कहलाता है मीटर रूल। यानी लेंथ को मेजर अगर आप करना चाहते हो तो फर्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो मीटर रूल का है। सेकेंड ऑप्शन आपके कोर्स के मुताबिक हमारे पास है वर्नियर कैलिपर्स का और थर्ड जो ऑप्शन आपके पास होता है ये है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। So these are 3 different options with the help of which you can calculate the length of a substance or the length of an object, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास इक्विपमेंट है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि मीटर रूल क्या होता है। नॉर्मली आप लोगों ने मीटर रूल को जो है वो अपनी लैब वगैरह के अंदर या अपने स्कूल्स वगैरह के अंदर देखा हुआ होगा। तो मीटर रूल बेसिकली होता क्या है, आपके पास एक स्केल होता है और उस स्केल का मामला ये होता है कि उसके ऊपर 0 से लेकर 100 तक मार्किंग लगी हुई होती है, लेकिन ये मार्किंग होती है सेंटीमीटर में, क्योंकि ये पूरा जो स्केल है ये 1 मीटर का आपका स्केल कहलाता है और इसमें टोटल जो मार्क्स लगे हुए हैं वो टोटल कितने मार्क्स लगे हुए हैं वो 100 सेंटीमीटर्स की मार्किंग हुई हुई है। एक बात यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि हर सेंटीमीटर जो होता है, यानी जैसे 0 है, इसके बाद अगला क्या आएगा आपके पास 1 आएगा, फिर 2 आएगा, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से कभी ना कभी जाकर आगे आके 100 भी आ जाएगा। तो 0 और 1 के बीच में आपके पास 10 मजीद क्या हुए होते हैं, डिविजन्स हुए होते हैं। मैंने 10 बनाए नहीं है लेकिन मैं ज़बानी आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि 0 और 1 जो है इसके बीच में टोटल आपके पास 10 डिविजन्स है। तो वो जो एक एक डिवीजन है, यानी 0, ये तो 0 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, अब ये जो एक एक डिवीजन है ये 1 मिलीमीटर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? 1 मिलीमीटर कहलाता है। तो पूरा जो मीटर रूल होता है आपका वो कितने सेंटीमीटर का होता है? वो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर का होता है और हर सेंटीमीटर जो है आपका वो क्या हुआ हुआ होता है, 10 मिलीमीटर्स के अंदर डिवाइड हुआ हुआ होता है। तो दिस इज द वे हाउ वी हैव अ नॉर्मल मीटर रूल, ठीक है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि जब भी आप किसी इक्विपमेंट के बारे में बात करें ना, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं किसके बारे में, लेंथ को मेजर करने वाले इक्विपमेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो देखें किसी भी इक्विपमेंट की एक्यूरेसी का या उसकी प्रिसीशन का जो ताल्लुक होता है वो उसके लीस्ट काउंट के साथ होता है। किसके साथ होता है? लीस्ट काउंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको समझनी है, लीस्ट काउंट।
लीस्ट काउंट को हम डिफाइन किस तरह करते हैं, हम ये कहते हैं कि लीस्ट काउंट वो मिनिमम डिस्टेंस होता है, लीस्ट काउंट वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जो, या ये कह लें कि लीस्ट काउंट वो मिनिमम रीडिंग होती है जो कि कोई इक्विपमेंट ले सकता है। अभी चूंकि हम यहाँ पर लेंथ की बात कर रहे हैं तो इसीलिए मेरे मुंह से बार बार जो है वो डिस्टेंस निकला जा रहा है, लेकिन वरना कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जिसके जरिए से आप कोई भी एक मिनिमम रीडिंग ले सकें तो डेट इज कॉल्ड अ लीस्ट काउंट। समझ रहे हैं ना बात को? तो हमारे पास जैसे मिसाल के तौर से हमारी वॉल क्लॉक होती है, तो हमारी जो वॉल क्लॉक होती है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि एक वॉल क्लॉक 1 सेकंड से कम टाइम आपको मेजर करके नहीं दे सकती। सो अगर हम वॉल क्लॉक की बात करते हैं तो वॉल क्लॉक का जो लीस्ट काउंट बनता है वो 1 सेकंड का बनता है, यानी वो आपको 1 सेकंड से कम टाइम मेजर करके नहीं दे सकता। तो अगर मैं आपसे इस मीटर रूल के बारे में बात करूं कि भाई ये मीटर रूल आपको मिनिमम कितना डिस्टेंस कैलकुलेट करके दे सकता है, तो आप ये कह सकते हैं कि 0 के बाद 1 मिलीमीटर, यानी इस मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट बनेगा वो कितना बनेगा? वो 1 मिलीमीटर का बनेगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इसका लीस्ट काउंट जो है ये 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 0.1 सेंटीमीटर्स, ठीक है? तो ये वो मिनिमम फासला है जो आप एक मीटर रूल से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई? जितना छोटा लीस्ट काउंट होता है तो याद रखो उतना एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, या उतना ज्यादा प्रीसाइज इक्विपमेंट माना जाता है, उतना अच्छा इक्विपमेंट होता है। देखिए एक घड़ी है जो कि 1 सेकंड उसका लीस्ट काउंट है, तो अगर हमारे पास कोई ऐसी वॉच आ जाए जो कि 1 मिली सेकेंड भी नाप सके तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है? ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा है। हम बोलेंगे ये तो और ज़्यादा प्रीसाइज, ये और ज़्यादा सेंसिटिव इक्विपमेंट है। तो जितना छोटा लीस्ट काउंट होता है इक्विपमेंट उतना ही बेहतरीन माना जाता है। तो अभी चूंकि हम बात कर रहे थे किसके बारे में? मीटर रूल के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है। 0.1 सेंटीमीटर। अगर आप वर्नियर कैलिपर, अच्छा 0.1 सेंटीमीटर बोलें या 1 मिलीमीटर बोलें, एक ही बात है। अगर आप वर्नियर कैलिपर्स की बात करते हैं तो इसका 10 टाइम्स कम कर लें। नॉर्मली जो वर्नियर कैलिपर्स आते हैं इनका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? कुछ वर्नियर कैलिपर्स ऐसे भी होते हैं बेटा जिनका लीस्ट काउंट 0.005 सेंटीमीटर भी होता है, तो वो और बेहतर होते हैं। और थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, इसका लीस्ट काउंट तो और ज्यादा कम है, ये 0.001 सेंटीमीटर है, और मिलीमीटर में अगर लिखना चाहोगे तो 0.01 मिलीमीटर। समझ रहे बात को? तो लीस्ट काउंट की जो वैल्यू होती है वो जितनी ज्यादा कम होती है आपका इक्विपमेंट उतना ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है, आपका इक्विपमेंट उतना ज्यादा बेहतरीन माना जाता है। तो अभी आपने जो मोटी बात दिमाग में रखनी है वो क्या रखनी है? एक तो आपको ये समझ में आ गया कि मीटर रूल किस तरह से वर्क करता है। मैं थोड़ा सा बोर्ड मिटा देता हूं ताकि मैं दोबारा अपनी बात को और बेहतर से समझा सकूं। ऑब्जेक्टिव मैंने आपके सामने अभी मेंशन कर दिए हैं जो हमारे आज के लेक्चर के होंगे। तो मैंने अभी जो आपके सामने बात रखी है वो ये रखी है कि अगर आपके पास एक मीटर रूल हो तो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है? 0.1 सेंटीमीटर, या ये बराबर होते हैं 1 मिलीमीटर के। फिर दूसरा जो मैंने आपको इक्विपमेंट बताया वो मैंने आपको बताया वर्नियर कैलिपर्स, और मैंने बताया इसका जो लीस्ट काउंट है वो इसके मुकाबले में 10 टाइम्स और कम है, या आप इसको 0.01 सेंटीमीटर बोले या 0.1 मिलीमीटर बोले। एंड देन यू हैव द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ये और ज्यादा बेहतर इक्विपमेंट है, और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है ये 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर है, ये और बेहतर इक्विपमेंट है। तो जैसे कि मैंने आपके सामने बात रखी कि जितना कम लीस्ट काउंट होगा आप समझ जाइएगा कि आपका इक्विपमेंट उतना ज्यादा क्या है? उतना ज्यादा एक्यूरेट है। समझ रहे हैं बात को? तो मीटर रूल की कंस्ट्रक्शन तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब जाहिर सी बात है मुझे थोड़ा सा समझाना है आप लोगों को इसके बारे में, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। तो बेहतर तो ये है कि वर्नियर कैलिपर्स को समझने के लिए आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर हासिल करें, यानी आपके पास वर्नियर कैलिपर होना चाहिए, ठीक है? अभी चूंकि हमारे पास थ्योरी की क्लास के अंदर वर्नियर कैलिपर्स अवेलेबल नहीं होते, वर्नियर कैलिपर्स के आप प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना? और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के भी प्रैक्टिकल हैं आपके पास, तो वो आप प्रैक्टिकल के अंदर ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। मैं अभी थ्योरेटिकली आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूँ वर्नियर कैलिपर्स की और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की, बाकी डिटेल तो आप उसी वक्त ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे जब आप जो है वो उसको प्रैक्टिकली उसके ऊपर अपना हाथ साफ करेंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स की अगर हम बात करें तो पहले मैं बता देता हूं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। देखिए कोई भी वर्नियर कैलिपर्स आपके पास होगा तो उसके अंदर आपके पास एक मेन स्केल होता है। कैसा स्केल होता है? मेन स्केल।
ये मैं वो मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ जो आपको अगर थियोरेटिकली पूछा जाए तो आपको थियोरेटिकली पता होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रैक्टिकली तो ऑब्वियसली जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो बात क्लियर नहीं होगी। तो आपके पास एक मेन स्केल होता है, इस मेन स्केल के ऊपर एक छोटा सा ना वर्नियर स्केल लगा हुआ होता है। इसी मेन स्केल के ऊपर ये स्लाइड कर सकता है वर्नियर स्केल, ये वाला स्केल कहलाता है वर्नियर स्केल। फिर इसके दो जॉज होते हैं इस वर्नियर कैलिपर के, ये लोअर जॉज कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं लोअर जॉज, लोअर जॉज। और इसी तरह से इस वर्नियर कैलिपर के अपर जॉज होते हैं, ये वाले इसके अपर जॉज हैं। कुछ वर्नियर कैलिपर्स के अंदर यहां से एक डेप्थ गेज भी बाहर निकलती है। ये मेन स्केल था आपका, और ये क्या चीज है, ये आपकी डेप्थ गेज है। फिर मैं वही बात करूंगा कि ज्यादा बेहतर तो यही है कि आप इस चीज को प्रैक्टिकली समझें। खैर अभी तो हमारे पास प्रैक्टिकल अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको कंस्ट्रक्शन वाइज भी आपको समझा सकते हैं। तो मोटी मोटी बातें मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली चीज तो है कि मेन स्केल एक नॉर्मल स्केल की तरह होता है, जैसे हमारा मीटर रूल का स्केल होता है वैसे ही मेन स्केल होता है। फिर आपके पास दूसरा एक एक्स्ट्रा स्केल लगा हुआ है, वो कौन सा वाला स्केल है, वर्नियर स्केल है, ठीक है। आपकी जो भी रीडिंग आएगी उसमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों का हिस्सा शामिल होगा, सही है। वर्नियर स्केल की जो भी रीडिंग होती है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और लीस्ट काउंट में वर्नियर कैलिपर का आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है। तो फिर मेन स्केल रीडिंग में आप फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करते हैं, इससे आपको टोटल रीडिंग मिलती है। दोबारा बता रहा हूं, एक आपके पास मेन स्केल मौजूद है, मेन स्केल की रीडिंग नोट करें, वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करें। वर्नियर स्केल की जो भी रीडिंग आएगी उसको लीस्ट काउंट ऑफ द एपरेटस से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। उस फ्रैक्शनल पार्ट को मेन स्केल की रीडिंग के साथ आपने ऐड करना है, तो टोटल रीडिंग आ जाएगी। ऑब्वियसली मैं दोबारा वही बात बता रहा हूं कि इसका ज्यादा बेहतर आपको एक्सपोजर उसी वक्त मिलेगा जब आप प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे। तो अब कुछ छोटी मोटी बातें बता देते हैं आपको कि लोअर जॉज और अपर जॉज और डेप्थ गेज का क्या काम है। ये जो लोअर जॉज होते हैं ये वर्नियर कैलिपर्स के आप लोग उस वक्त यूज करते हैं जब आपको एक्सटर्नल मेजरमेंट्स लेनी हो। एक्सटर्नल मेजरमेंट का मतलब ये है कि आपको एक्सटर्नल डायमीटर कैलकुलेट करना है किसी टेस्ट ट्यूब का, या आपको एक्सटर्नली कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है, आपको कोई एक्सटर्नल लेंथ निकालनी है सिलेंडर की, ठीक है। तो उसके लिए आप किसको यूज करेंगे, लोअर जॉज को। अगर आपने कोई इंटरनल कैलकुलेशन करनी है, इंटरनल कैलकुलेशन का मतलब ये, इसको समझो बेटा, ये हमारे पास मार्कर का कैप है, इसका एक डायमीटर तो वो है जो बाहर से आएगा, ठीक है, ये बाहर से डायमीटर निकलेगा, और एक वो डायमीटर है जो इंटरनल है। ऑब्वियसली इंटरनल वाला डायमीटर एक्सटर्नल वाले डायमीटर से कम है। तो अगर मुझे इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करना होगा तो मैं इसको अपर जॉज को इसके अंदर यूं फंसा दूंगा, ऐसे। और अगर मुझे एक्सटर्नल डायमीटर कैलकुलेट करना होगा तो मैं इस मार्कर को इन लोअर जॉज के बीच में फंसा दूंगा, ऐसे। समझ रहे हैं बात को। तो इंटरनल कोई चीज कैलकुलेट करनी हो तो फिर अपर जॉज यूज करना है, एक्सटर्नल कोई चीज कैलकुलेट करनी हो तो लोअर जॉज यूज करना है। तो इस मार्कर के कैप के भी आपके पास दो डायमीटर है, जैसे कि मैंने बताया, एक एक्सटर्नल वाला डायमीटर है, वो कैसे कैलकुलेट होगा, लोअर जॉज की मदद से, और एक इंटरनल वाला डायमीटर है, वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो अपर जॉज की मदद से कैलकुलेट होगा। अगर आपको इस मार्कर के कैप की डेप्थ निकालनी है तो ऑब्वियसली अब आपको खुद सोच लेना चाहिए कि मार्कर के कैप की डेप्थ कैसे निकलेगी, वो इस डेप्थ गेज की मदद से निकलेगी। तो उम्मीद है यहां मोटी मोटी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आपको इससे ज्यादा डिटेल में थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है। तो रीडिंग कैसे लेना है, प्रैक्टिकल कैसे होगा, कैसे मेन स्केल की रीडिंग आती है, कैसे वर्नियर की रीडिंग आती है, ये आप सब प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे, ठीक है ना। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं थ्योरी के अंदर इसको किसी आगे के लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लूंगा, वैसे जो अभी बता दिया ये मोर देन इनफ है। अब हम तीसरी डिवाइस के बारे में के ऊपर आ जाते हैं, और जो तीसरी डिवाइस मैंने आपको बताई वो हमारे पास कौन सी है, वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज किस तरह से काम करता है। एक तो पहली बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये समझ लें कि अगर आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को यूज कर रहे हैं तो आप इंटरनल रीडिंग नहीं ले सकते। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रीडिंग आ सकती है, इंटरनल रीडिंग नहीं ले सकता ये। हाँ, अच्छा क्यों है, अच्छा इसलिए कि इसका लीस्ट काउंट तो वर्नियर कैलिपर से भी 10 टाइम्स कम है। मैंने भी आपको बताया कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर है, इसका 0.1 था, उसका 1 था। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा एक्यूरेट इक्विपमेंट हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। उसके बाद फिर हमारे पास जो दूसरे नंबर पर बेहतर इक्विपमेंट है वो वर्नियर कैलिपर है, और फिर हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो कौन सा है, वो मीटर रूल है, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है। तो अब ये जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है ये किस तरह का होता है, थोड़ी सी इसको भी देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ
माइक्रोमीटर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ये माइक्रो का सिंबल होता है, मीटर, स्क्रू गेज। तो जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है आपके पास वो कुछ इस तरीके का एपरेटस होता है। फिर मैं वही बात बोलूंगा कि इट्स बेटर कि आप इस चीज को लैब में जाकर क्या करें, व्यू करें, वहां पर आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इसमें भी आपके पास जैसे वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल होता था, इधर भी मेन स्केल होता है, लेकिन इसमें यहां पर एक आपके पास सर्कुलर स्केल मौजूद होता है। कैसा स्केल होता है? सर्कुलर स्केल। इस पे इस तरह से रीडिंग्स डली हुई होती हैं। तो एक ये हो गया तुम्हारा मेन स्केल, और ये वाला तुम्हारा कौन सा हो गया? सर्कुलर स्केल। फिर आपके पास यहां पर स्टड्स होते हैं, दो स्टड्स, ये स्टड्स कहलाते हैं। इनके बीच में आपको अपनी बॉल या कोई भी स्फीयर वगैरह है वो इसके बीच में फंसाना है आपको। ये वाला जो स्टड है ये मूवेबल होता है, ये मूव कर सकता है, ये आगे भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है, स्टड, STUD। और ये वाला जो स्टड है दिस इज फिक्स्ड, ये स्टड अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर सकता। तो आपको कोई बॉल वगैरह फंसानी है तो आपको यहां पर फंसानी होगी, ऐसे। समझ रहे बात को? और यहां से इसको घुमाना होगा, ये टाइट हो जाएगा क्योंकि आगे की तरफ आ जाएगा, खोलेंगे तो पीछे भी आ सकता है। समझ रहे बात को? तो इसी तरह ये जो मेन स्केल है इसको स्लीव भी कहते हैं, और जो सर्कुलर स्केल है इसको थिम्बल भी कहा जाता है, THIMBL, थिम्बल। सही है, ये थिम्बल कहलाता है और ये स्लीव कहलाता है। ठीक है, कोई भी चीज नहीं नजर आ रही हो तो आप जूम करके भी देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है ना। खैर बहरहाल, तो इस इक्विपमेंट के अंदर भी रीडिंग लेने का तरीका वही है जो मैंने आपको बताया कि वहां पर आप क्या करते थे, मेन स्केल की रीडिंग नोट करते थे, यहां पर भी आप मेन स्केल की रीडिंग नोट करें। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए होती थी? दूसरी चीज आपको चाहिए होती थी, वहां पर चाहिए होती थी वर्नियर स्केल की रीडिंग, यहां पर सर्कुलर स्केल की रीडिंग आपको चाहिए। वहां पर आप फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालते थे? सर्कुलर स्केल की रीडिंग को, वहां पर आप वर्नियर स्केल की रीडिंग को मल्टीप्लाई करते थे लीस्ट काउंट से, यहां पर आप सर्कुलर स्केल की रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो मेन स्केल की रीडिंग होगी वो फ्रैक्शनल पार्ट में ऐड हो जाएगी, इस तरह आपके पास टोटल रीडिंग आ जाएगी। फिर वही बात कि ज्यादा बेहतर है कि आप इसको प्रैक्टिकली करके देखें। तो ये इक्विपमेंट जो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहलाते हैं, और ये इन दोनों से इसलिए बेहतर है कि इसका लीस्ट काउंट उन लोगों के मुकाबले में और भी कम है, यानी इट इज मोर एक्यूरेट इक्विपमेंट। सो ये तीन बड़े इक्विपमेंट आपके कोर्स के अंदर इन्होंने आपके साथ डिस्कस करने का है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं बताता चलूं कि याद रखिएगा इस बात को कि इन दोनों इक्विपमेंट के अंदर, वर्नियर कैलिपर्स में भी और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर भी, एक एरर होता है जिसको कहा जाता है जीरो एरर। ये नहीं होना चाहिए, जीरो एरर इक्विपमेंट में नहीं होना चाहिए, इन दोनों में, वर्नियर कैलिपर्स में भी और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में भी। अगर है तो फिर आपको अपनी रीडिंग को जीरो एरर के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे एडजस्ट करते हैं वही बात है कि वो आप फिर किसमें सीखिएगा? प्रैक्टिकल के अंदर सीखिएगा। हाँ, एक बात मैं बता दूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जीरो एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर आपके पास वर्नियर कैलिपर है तो आपको याद है ना, वर्नियर कैलिपर के लोअर जॉज होते थे। तो अगर आपने लोअर जॉज को मिला दिया आपस में, और मिलाने के बाद आप ये देख रहे हैं कि मेन स्केल की जीरो वाली रीडिंग और वर्नियर स्केल की जीरो वाली रीडिंग एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसाइड कर रही है, तो इट मींस कि इस इक्विपमेंट के अंदर कोई जीरो एरर मौजूद नहीं है। अगर मेन स्केल की रीडिंग से वर्नियर स्केल की रीडिंग आगे निकल गई है जीरो वाली, यानी मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक जगह पे नहीं आ रहा, बल्कि लोअर जॉस को मिलाने के बाद हमने ये देखा कि मेन स्केल का जो जीरो है वर्नियर स्केल का जीरो से आगे या पीछे है, तो इसका मतलब है इसमें जीरो एरर है। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि जीरो एरर है? इसके अंदर भी यही चीज है, आपने ये बॉल तो आप निकाल दें और यहां से इसको घुमाएं, इतना घुमाएं कि मूवेबल स्टड घूमकर जाके किससे मिल जाए? फिक्स स्टड से मिल जाए, यानी मूवेबल स्टड और फिक्स स्टड इस तरह से मिले हो। अब जब आपने ये देखना है, फिर उस वक्त आपने ये देखना है कि मेन स्केल का जीरो और जो सर्कुलर स्केल का जीरो है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मिले हुए हैं तो जीरो एरर है, और अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं तो जीरो एरर नहीं है। कितना सिंपल है, वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो मिल जाए तो वर्नियर कैलिपर में कोई जीरो एरर नहीं है। ठीक है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो अगर मिल जाए तो उसमें भी जीरो एरर नहीं है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट दी जीरो एरर, वेदर आवर इक्विपमेंट इज हैविंग सम जीरो एरर और नॉट। अगर जीरो एरर है तो उसको कैलकुलेशन के अंदर फिर एडजस्ट किया जाता है, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधी सीधी रीडिंग निकाल लेते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि बच्चों को जो लैब में इक्विपमेंट मिलता है उसके अंदर जीरो एरर नॉर्मली नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ ये इक्विपमेंट घिसते हैं और घिसने की वजह से में जीरो एरर पैदा हो जाता है। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने
जो लेंथ के हमारे कोर्स के अंदर 3 बड़े इक्विपमेंट उन्होंने हमें बोले थे। कौन कौन से 3 बड़े इक्विपमेंट बोले थे बताइए? एक उन्होंने बोला था कि आप क्या नाम है, मीटर रूल के बारे में बच्चों को बता दें, तो हमने आपको बता दिया। दूसरा वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, वो हमने आपको बता दिया। और तीसरा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में बता दिया। और ये भी बता दिया कि जिस भी इक्विपमेंट का लीस्ट काउंट सबसे कम होगा वो इक्विपमेंट ज़्यादा बेहतर होगा। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट गोल। हमारा जो नेक्स्ट गोल है वो क्या था? वो था स्टैंडर्ड ऑफ मास को समझना। तो आइए अब उसके ऊपर मूव कर जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ मास को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ मास, हम सब जानते हैं कि मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर को कहा जाता है, ठीक है। अब मास का जो हमारे लिए यूनिट बनाया गया है एसआई सिस्टम में या सिस्टम इंटरनेशनल में या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर, ठीक है ना, ये 1 किलोग्राम कहलाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में केजी भी कहते हैं। अब 1 किलोग्राम होता कितना है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब स्टार्टिंग में ये लोग स्टैंडर्ड्स बना रहे थे तो उसी वक्त 1 किलोग्राम का भी स्टैंडर्ड बनाया गया। और वो स्टैंडर्ड इस तरह से बनाया गया कि मैंने बताया था कि हमारे पास एक इंटरनेशनल ब्यूरो है ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स का, इन्होंने एक म्यूजियम बनाया हुआ है जो कि पेरिस के अंदर है, ठीक है। उस म्यूजियम में इन्होंने एक सिलेंडर लिया। अच्छा, वो सिलेंडर किस तरह का था वो समझना बड़ा जरूरी है। ये सिलेंडर 39 मिलीमीटर हाइट वाला था और 39 मिलीमीटर ही इसका डायामीटर भी था। 39 मिलीमीटर इसका डायामीटर था, यानी हाइट भी 39 मिलीमीटर थी, 3.9 सेंटीमीटर यानी, और जो डायामीटर था वो भी 39 मिलीमीटर यानी 3.9 सेंटीमीटर का था। और ये जो ब्लॉक था, ये ब्लॉक बना हुआ था किसका? प्लैटिनम और इरिडियम का। किन दो चीज़ों का शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, चलिए फुल भी लिख देता हूँ। प्लैटिनम प्लस इरिडियम, दोनों ही मेटल है हमारे पास, प्लैटिनम भी मेटल है और इरिडियम भी। तो प्लैटिनम इरिडियम का बेसिकली ये अलॉय था। इसमें 90% प्लैटिनम था और 10% इसके अंदर इरिडियम था। अब 90% प्लैटिनम और 10% इरिडियम का मतलब क्या है, अलॉय क्या है? अगर आपको अलॉय के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हम मेटल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसके साथ कोई दूसरा मेटल या कोई दूसरा नॉन मेटल क्या करते हैं, मिला देते हैं। सही है, मेटल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसमें कोई दूसरा मेटल या मेटल्स के साथ कभी कभार कोई एक और नॉन मेटल मिला दिया जाता है। जैसे मिसाल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके पास स्टेनलेस स्टील है जिसके बर्तन होते हैं आपके, तो स्टेनलेस स्टील जो है वो आयरन का अलॉय है। इसी तरह से ब्रास है, पीतल, ये भी क्या है? अलॉय है। तो अलॉय जो होते हैं, गाड़ियों के अंदर भी आपने देखा होगा टायरों में अलॉय रिम लगे होते हैं। अलॉय जो होते हैं ना, ये बड़े मजबूत होते हैं, इनको जंग भी नहीं लगता आराम से, और ये बहुत ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त करते हैं। तो इसीलिए प्लैटिनम इरिडियम का अलॉय बनाया उन्होंने पहले, यानी इन दोनों मेटल्स को आपस में मिलाया। किस रेशो में मिलाया वो मैंने बता दिया, 90% और 10% के रेशो में मिलाया, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या किया इन्होंने, इसका एक अलॉय बनाया और अलॉय को सिलेंडर की फॉर्म दी, और सिलेंडर कैसा रखा? 39 मिलीमीटर डायमीटर और 39 मिलीमीटर हाइट का। इसका जो टोटल मास था, ये आज भी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट पेरिस के अंदर म्यूजियम में आज भी मौजूद है। इस ब्लॉक का जो मास था, इसको कहा गया कि भाई ये 1 किलोग्राम है, और इसी की कॉपियां बना के पूरी दुनिया में क्या कर दी गई? बांट दी गई। और जो पूरी दुनिया में कॉपियां बांट दी गई तो फिर कहा गया सबको कि भाई ये 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड है। अब सर्दी हो या गर्मी हो, खिजा हो या बाहर हो, मास के ऊपर आपको पता है कि कोई असर तो पड़ता नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड आज भी अपनी जगह पर मौजूद है और आज भी ये स्टैंडर्ड बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो उम्मीद है आपको स्टैंडर्ड ऑफ मास समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे 1 किलोग्राम को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि 1 किलोग्राम मास क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे भाई 1 किलोग्राम मास है उस प्लैटिनम इरिडियम के सिलेंडर का, जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स पेरिस के अंदर मौजूद है, जो इस तरह का है कि उसका 39 मिलीमीटर का डाया है और 39 मिलीमीटर की हाइट है। प्लस आप उसमें एक और बात क्या कहेंगे कि जो प्लैटिनम इरिडियम का अलॉय है वो इस तरह का है कि उसमें 90% प्लैटिनम है और 10% इरिडियम है।
ठीक है। तो ये जो मास बनता है इसको हम 1 किलोग्राम डिफाइन करते हैं और इसी की कॉपियां बनाकर पूरी दुनिया में क्या कर दी गई है, बांट दी गई है। तो उम्मीद है ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम मूव करेंगे अपने आज के तीसरे और आखिरी ऑब्जेक्टिव पे, उसके बाद हमारा लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह आज का खत्म हो जाएगा। और वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो हमने स्टैंडर्ड ऑफ मास पढ़ा है, तो मास के स्टैंडर्ड को नापने के लिए हमारे पास कौन सी डिवाइसेस मौजूद हैं। 2 बड़ी डिवाइस हमारे पास मौजूद हैं मास को नापने के लिए आपके कोर्स के मुताबिक, वरना तो ऐसे बहुत सारी हैं। एक तो फिजिकल बैलेंस है और दूसरी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। तो पहले बात कर लेते हैं किसकी, फिजिकल बैलेंस की। तो नॉर्मली ये भी लैब वगैरह के अंदर आप देखेंगे फिजिकल बैलेंस के बारे में। नॉर्मली किस तरह का एपरेटस होता है, पहली बात तो है कि ये एक, इसमें आपके पास एक बीम होती है, ठीक है। ये उस तरह का तराजू नहीं है जो कि वो कबाड़िया वगैरह लेके घूम रहा होता है, ये उस तरह का तराजू नहीं है, ये डिफरेंट है काफी। तो एक आपके पास बीम होती है, ये बीम ब्रास की होती है नॉर्मली। ब्रास अभी मैंने बताया था अलॉय है, और ये लाइट वेट होती है और रिजिड होती है, यानी बड़ी मजबूत होती है, RIGID, ये बीम है। इस बीम के साथ यहां पर स्क्रू भी होते हैं एडजस्टमेंट करने के लिए, और इस बीम के साथ एक यहां पर पिलर चल रहा होता है। पिलर सतून को कहा जाता है जिसके ऊपर ये बीम सलामत होती है, ये पिलर है आपका। इस पिलर के साथ एक पॉइंटर लगा हुआ होता है, बड़ा बारीक सा। ये पिलर हो गया और ये तुम्हारा पॉइंटर हो गया। पॉइंटर के साथ यहां पर आपके पास क्या है, एक स्केल है। ये एक स्केल है, ये नॉर्मली आइवरी यानी हाथी दांत का बना हुआ होता है ये स्केल। फिर ऑब्वियसली अगर ये तराजू है, अगर ये बैलेंस है, तो इसके साथ 2 क्या होने चाहिए, पैन्स होने चाहिए, पलड़े होने चाहिए। एक लेफ्ट पैन कहलाता है और एक आपका राइट पैन कहलाता है। समझ में आ रही है बात। जिस भी चीज का वेट आपको मेजर करना होता है उसको आप यहां रखते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी सिलेंडर का क्या करना है, या चले आपने किसी फ्लास्क का मेजरमेंट करनी है या कोई बीकर की मेजरमेंट करनी है, तो जिसकी मेजरमेंट करनी है वो लेफ्ट पैन में आएगा, और जो वेट्स होते हैं वो आप कहाँ पर रखते हैं, राइट पैन में रखते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक, ये पूरा यहाँ पर ना पूरा एक बेस होती है इसकी, जारी बात है बेस के बगैर कैसे रहेगा। तो यहाँ पर इस स्केल के साथ ही यहाँ पर एक ना आपके पास स्प्रिट लेवल होता है। ये लेवल क्यों रखा जाता है, इसके बीच में ना बबल होता है, ये बिल्कुल बीच में होना चाहिए। ऊपर से देखेंगे तो ये इसलिए होना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि आपका इक्विपमेंट हॉरिजॉन्टली अलाइंड है कि नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। क्योंकि अगर तराजू टेढ़ी मेढ़ी सरफेस पर होगा, आपका बैलेंस टेढ़ी मेढ़ी सरफेस के ऊपर होगा, तो रीडिंग आपकी बिल्कुल गलत आनी है। तो ये इस बात का ख्याल करना। अगर ये बबल, इसमें एक बबल होता है, वो बबल बीच में नहीं है, तो फिर आपके पास यहाँ पर ना लेवलिंग स्क्रूज होते हैं दोनों तरफ। क्या होते हैं, लेवलिंग स्क्रूज होते हैं। आप उनको घुमा घुमा के ना इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फाइनली ये पूरा इक्विपमेंट आपका एक वुडन बॉक्स के अंदर क्या होता है, बंद होता है, और यहां पर एक नॉब लगी हुई होती है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये वुडन बॉक्स क्यों रखा गया है। वुडन बॉक्स होता है जिसकी एक लिड होती है, वो लिड आप ऐसे बंद कर दें तो ये पूरा इक्विपमेंट अंदर पैक हो जाता है। तो भाई वुडन बॉक्स का होना इसलिए जरूरी है कि अगर ये वुडन बॉक्स नहीं होता तो बाहर की जो हवा है ना वो इन पैन्स को हिलाएगी, और जब ये पैन हिलेंगे ना तो फिर आपकी रीडिंग गलत आएगी। तो वो रीडिंग ठीक करने के लिए जरूरी है कि इसको पूरा कवर करके बंद कर दिया जाए, क्योंकि नॉर्मली हम इस फिजिकल बैलेंस से छोटे मोटे वेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब ये नॉब का पॉइंट क्या है ये मैं समझा देता हूँ। आपकी बुक में इतनी डिटेल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, हम इसलिए डिटेल के अंदर पढ़ ले रहे हैं कि आपको एक आइडिया बेहतर हो जाए। देखिए, जब आप जो इक्विपमेंट है या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर लेफ्ट पैन में प्लेस कर देते हैं, और आप उस हिसाब से राइट पैन में यहाँ पे प्लेस करते हैं वेट्स को, फिर आप नॉब को घुमाते हैं। अगर ये पॉइंटर बीच में ही रहता है, ये जो पॉइंटर है आपका, अगर ये पॉइंटर आपका बीच में रहता है इसका मतलब है बैलेंस हो गया है। वरना ये होगा कि पॉइंटर जिस तरफ ढलकेगा वो साइड हल्की हो जाएगी। यानी हमने ये नॉब घुमाई तो पता चला पॉइंटर इस साइड पर चला गया, इसका मतलब है वेट्स कम है, अभी भी ये भारी है। हमने नॉब घुमाई और पॉइंटर इस साइड पर आ गया, इसका मतलब है वेट ज्यादा डल गए हैं और इक्विपमेंट जो अभी आपका ऑब्जेक्ट है उसका इतना वजन नहीं है।
तो होना क्या चाहिए कि जैसे ही आप नॉब को घुमाएं तो ये आपका जो पॉइंटर है ना ये बिल्कुल बीच में रहे, ताकि क्या हो जाए, ये दोनों चीजें बैलेंस हो जाए। तो आपको ऐसा वेट यहाँ पर प्लेस करना है कि ये इसके साथ बिल्कुल इक्विवेलेंस में आ जाए, तो नॉब घुमाने के ऊपर आपका पॉइंटर बीच में है। सो दिस इज हाउ कि हम फिजिकल बैलेंस से क्या करते हैं, मेजरमेंट ले लेते हैं। दूसरी जो डिवाइस हमारे पास बचा, आज का आखिरी टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इसके बारे में ज्यादा बात तो हमने करनी नहीं है, आपने दही वगैरह देखा होगा, दही वगैरह की दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मौजूद होते हैं। इसके अंदर बेसिकली आईसीज लगी हुई होती हैं। क्या होती हैं? आईसीज होती हैं, और ये आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहलाती हैं। इनके बारे में ज्यादा डिटेल के अंदर आप लोग जो है वो पढ़ेंगे कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स या इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं, जिन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से हम क्या करते हैं, अपना पूरी डिवाइस बनाते हैं। तो आपको जो मेजरमेंट करनी होती है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से, वो इन आईसीज के थ्रू होती है। तो ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और उसकी सर्किटरी की डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे, हम अभी सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि फिजिकल बैलेंस के मुकाबले में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से रीडिंग लेना बहुत ईजी है, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स या इंटीग्रेटेड चिप्स इन्वॉल्व है, और वो आपकी रीडिंग्स को डायरेक्ट कैलकुलेट करके आपको डिजिटल फॉर्म में आंसर दे देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपके साथ आगे बात करेंगे। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।